नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 इसके सभी टॉपिकों के एमसीक्यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो पिछली रीट और सीईटी का पेपर हुआ था कल और जो भी आने वाला पेपर है उसमें हूबहू क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा नंबर का पूछे तो अफ्रीका, तीसरे का उत्तरी अमेरिका और चौथा है सबसे बड़ा है वो दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है भारत। ये है हमारा भारत। निम्नलिखित में से भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम है। तो दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मील में पूछे तो दोस्तों 132 से 140 वर्ग मील है। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% रखता है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली थी? 18 मार्च 1948 से नवंबर 1956 तक 7 चरणों में चली थी। तो दोस्तों प्रथम चरण है मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान और पांचवा है संयुक्त वृहत राजस्थान, छठवां राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों 3 चरण है वो 1948 में बने थे, 2 चरण 1949 में बने थे, 1 चरण 1950 में, वापस एक और चरण बना था 1956 में। किस देश के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई है 1070। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपके है 1070 है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है और बीकानेर में सबसे कम है। जैसलमेर में 464, बीकानेर में 168, गंगानगर में 210, बाड़मेर में 228। राजस्थान के उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य पूछे तो वो है आपके पंजाब। राजस्थान के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य यूपी। राजस्थान के दक्षिण में स्थित है गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है आपके एमपी। यूपी व एमपी दोनों से सीमा मिलती है आपके धौलपुर की। राजस्थान की यदि आपके अवस्थिति पूछे तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित जिला है आपके कोणागांव गंगानगर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो दोस्तों सिलानगांव राजखेड़ा धौलपुर वाला। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कटरा सम तहसील जैसलमेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? वो है बोरकुंड बांसवाड़ा कुशलगढ़, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यदि हमसे पूछे तो दोस्तों गंगानगर से शुरू होती है। जैसे गंगानगर 210 है, बीकानेर 168 है, बाड़मेर 228 है और जैसलमेर 464 है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना? 826। कितना है? 826 और पूर्व से पश्चिम 869। यदि अंतर पूछे दोनों का तो 43 किलोमीटर। राजस्थान की किस दिशा में स्थित जिले की क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है? तो दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी जिलों का क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा माना जाता है। धौल क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा आपके जैसलमेर। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त है आपके धौलपुर में ही होता है। राज्य में सबसे बाद में तो आपके जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। वर्तमान में राज्य कितने? 28। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 30 मार्च 1949 को। संभाग कितने? 7। ये क्वेश्चन हूबहू आया था, आता तो सभी को है लेकिन जैसा दे रखा वैसा ही आया। 1962 में समाप्त कर दी थी, 1987 में वापस शुरू कर दी थी संभागीय व्यवस्था। अब दोस्तों यदि आपको अजमेर संभाग के जिलों की ट्रिक पूछे तो अजय सीकर से 2, झुंझुनू 2, अजय सीकर से 2, झुंझुनू 2, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर किस संभाग में स्थित है? तो जोधपुर संभाग में है।
नवीनतम संभाग यदि आपसे पूछे तो 4 जून 2005 को सी वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था आपके भरतपुर संभाग, और इसमें आपके 4 जिले हैं। 33वां जिला, तो दोस्तों 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 2008 में। उदयपुर संभाग में स्थित है। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो दोस्तों आपके जोधपुर और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पूछे तो जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग पूछे तो आपके भरतपुर है। सबसे कम लिंगानुपात भी भरतपुर संभाग का है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग वो जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग वो आपके कोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से नवीनतम पूछे तो भरतपुर है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य, तो दोस्तों पड़ोसी राज्यों की यदि हम आप पूछे तो संख्या वो 5 है। पंजाब की सीमा 89 है, और इसके 2 यानी राजस्थान के भी 2 जिले और इसके पंजाब के भी 2, जो दोनों के सबके बराबर लगते हैं। जैसे हरियाणा की है 1262 7, यूपी 877 2 जिले, एमपी 1610 जिले, भरतपुर 1022 6 जिले। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ सीमा बनाने वाले भरतपुर, धौलपुर। एमपी व यूपी दोनों के साथ धौलपुर बनाता है। राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा पूछी है, अंतर्राज्यीय नहीं पूछी है। अंतर्राज्यीय पूछे तो आपको 48-50 होगी। यदि स्थलीय पूछे तो स्थलीय में आपके अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों शामिल हो जाती है, तो 5920 होगी। राजस्थान में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य एमपी है। इसके 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा है 89 है, वो आपके पंजाब। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, तो दोस्तों पाकिस्तान से। भारत एवं राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। अगला है असंगत चुनिए, तो दोस्तों असंगत कौन सा है इसमें, असंगत है आपके, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का सही है 10.41। चाय पी लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों ये तीसरा नंबर देखिए आप, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 4850 है। स्थलीय सीमा की नहीं है दोस्तों, स्थलीय सीमा की आपकी लंबाई 5920 है। ये क्या है, 4850 केवल अंतर्राज्यीय सीमा है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों। राजस्थान के यदि कोई आपको जिले पूछे, 8 अंतर्वर्ती जिले जिसमें अजमेर है, राजसमंद है, दौसा है, बूंदी है, टोंक है, नागौर है और जोधपुर और पाली। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतिहास के स्रोत, एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया, 10 टॉपिक है, तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं। लगभग 1.5 या 1 घंटे का वीडियो होगा। किसी दोस्त ने कमेंट किया कि आप चाय पी के वीडियो बनाओ, तो चाय पी ली हमने। जनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद जिसे माना जाता है ऋग्वेद को। आर्यों का आरंभिक या प्रारंभिक जनतंत्र मरु प्रदेश था। वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ भाग जिसमें सम्मिलित था वो आपके मरु प्रदेश था। नागौर, बीकानेर एवं जोधपुर का कुछ भाग जिसमें सम्मिलित था वो आपके जांगल प्रदेश था। जांगल प्रदेश की राजधानी हमसे पूछे तो छतरपुर है। किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो विराटनगर वाली है। महाभारतकालीन जनपद था आपके मत्स्य। अलवर जयपुर के मध्य स्थित जनपद था आपके मत्स्य जनपद। तो दोस्तों किस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग या हेवेनसांग ने किया था, तो आपके किया था विराटनगर का। हेवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। सूरसेन जनपद में शामिल है आपके भरतपुर, करौली, धौलपुर। भरतपुर, करौली, धौलपुर सूरसेन जनपद में शामिल है।
यदि राजधानी पूछे सूरसेन जनपद की तो मथुरा होगी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? तो दोस्तों सिकंदर के समय आपके सूरसेन जनपद का उल्लेख किया था। बयाना प्रस्ती में किस राजवंश का? तो सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन है वो बयाना प्रस्ती में मिलता है। पंजाब में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब से राजस्थान आकर बसने वाली जातियां तो मालवा, अर्जुनायन और सिवी सभी जातियां बसी थी। आधुनिक उदयपुर से पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश किस जनपद के नाम से जाना जाता है? सिवी जनपद के नाम से। निम्नलिखित में से सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका नगरी है? तो चित्तौड़ के पास एक नगरी नामक गांव से किस जनपद के अवशेष मिलते हैं? तो दोस्तों सिवी जनपद के। सिवी जनपद को अन्य किस नाम से? मेवाड़, प्रागवाट और मेदपाड़ नाम से जाना जाता है। राजधानी दे रखी है मत्स्य की विराट है, शिव की मध्यमिका है, जांगल आई छत्रपुर नागौर वाली है, सूरसेन वाली मथुरा है। सुमिलित करना है दोस्तों। जांगल प्रदेश है तो इसमें जांगल प्रदेश में आपके सूरसेन में आपके धौलपुर करौली वाला क्षेत्र आएगा, सवाई माधोपुर वाला, तो इसमें शामिल नहीं है। सीवी में चित्तौड़ सही है, मत्स्य में अलवर उदयपुर सही है, जांगल में बीकानेर नागौर सही है। किस प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे? तो भरतपुर व अलवर प्रांत के। किसने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रपों को पराजित किया? तो अर्जुनयनों ने पराजित किया था विदेशी क्षेत्रपों को। मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो मालवा देश के अंतर्गत है आपके टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ आता है। दोस्तों याद रखना, मालव देश के अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ आता है। मालवों की शक्ति का केंद्र नगर जयपुर था। नगर वर्तमान में टोंक जिले में है, याद रखना। मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में? तो यूप अभिलेख जो नानसा भीलवाड़ा में लगा, इसमें हमें मिलता है। युद्ध आपके गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था। युद्ध गणतंत्र का विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग में था, हनुमानगढ़, गंगानगर। किन आक्रमणों ने युद्ध गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो हूण आक्रमणों ने वो आपके युद्ध जनपद है गणतंत्रीय व्यवस्था योद्धा की थी, वहाँ पर इसको समाप्त कर दिया। व्रत संहिता में किनके पतन के बारे में हमें जानकारी मिलती है? योद्धियों की। प्राचीन शिव जनपद का क्षेत्र मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद में भीलवाड़ा जिले किस राज्य के क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ पर किस राजवंश ने शासन किया? गुहिल, सिसोदिया। मेवाड़ की राजधानी रही? तो दोस्तों मेवाड़ की ये सभी राजधानी नागदा, अहाड़, चावंड, चित्तौड़, कल्याणपुर, कुंभलगढ़, उदयपुर ये सभी रही थी। मेवाड़ क्षेत्र की बोली मेवाड़ी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ और बांगड़ कहाँ पे दोस्तों? बांगड़ आप बताइए, आपको यदि पता हो तो बांगड़ जरूर बताएं। तो आगे गया जैसे पिलानी, झुंझुनू, नरहड़, बहादरा, नहोर, कन्नाड़ा सखा क्षेत्र भी बागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी। तो यदि आपसे दोस्तों यदि ये भी ऑप्शन आए वागड़ में तो आप सही कौन सा करेंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसमें मान्य होगा। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में कहलाया मारवाड़। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया? गुर्जर प्रतिहार। कालांतर में मारवाड़ पर किस वंश ने शासन किया? राठौड़। हाड़ौती राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कोटा व बूंदी। प्राचीन काल में हाड़ौती भूभाग पर किस जनजाति का आधिपत्य था? मीणों का। तो दोस्तों मीणा वंश के किस व्यक्ति के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ? तो बूंदा के नाम पर, बूंदा मीणा के नाम पर। कालांतर में किस वंश की हाड़ा शाखा ने हाड़ौती पर अधिकार किया? चौहान वंश की। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ढूंढाड़ नाम से। 12वीं सदी में किस राजवंश ने मीणाओं और बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया? तो कछवा वंश। अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाया मेवात। मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवात कहा गया। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जिसने राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। दोस्तों आपको बताना है खानवा वर्तमान में कहाँ पे है और खानवा है इसका युद्ध कब हुआ था। अगला है दोस्तों सिक्कर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी। अगला है ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ब्यावर अजमेर का क्षेत्र आपके मेरवाड़ा कहलाता है। मांड या वल या दुंगल है आपके जैसलमेर कहलाता है।
कांटल है वो आपके प्रतापगढ़ कागजी की दरगाह, जिसे कांटल का ताज में झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र मालवा या मालवा प्रदेश, जोधपुर का वे भाग जो गुर्जत्रा कहलाया, वो आपके दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग है वो गुर्जत्रा कहलाया था। माही नदी के क्षेत्र को किस नाम से? कांठल के नाम से। और माही नदी के मैदान को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन नदी नालों का समूह है माही नदी का। तो दोस्तों भटनेर का वर्तमान नाम बीकानेर है। अगला है भटनेर का वर्तमान नाम बीकानेर है। एक बार देख लेता हूं दोस्तों। तो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 में मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किया था भटनेर वाले पे, और भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। तो दोस्तों उस समय ये बीकानेर में ही आता था। तो आप यदि ऑप्शन में यदि बीकानेर तो बीकानेर करना, यदि हनुमानगढ़ है तो आपको हनुमानगढ़ ही करना है। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। जांगल है बीकानेर नागौर, मत्स्य अलवर जयपुर, सूरसेन भरतपुर, और योध्या है आपके गंगानगर वाला क्षेत्र। तीसरा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। अगला है प्रथम क्वेश्चन है, इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक। पूरा काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाओं के संदर्भ में समझने में जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। यह सत्य कौन सा है? तो दोस्तों अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है या नहीं मिलती है? दोस्तों मिलती है। तो इसमें ऑप्शन ये सीधा ये दे गलत होगा। बाकी आप देख सकते हैं जो भाषाएं गद्य व पद्य में लिखी जाती है उन्हें चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपके साथ एक बुक ले लेता हूँ, उसमें से साथ साथ देखते ही आपको बता देता हूँ। कहीं पे कोई भी गलती हो जाए तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस और तो कुछ नहीं। अब दोस्तों शुरू करते हैं। ये तो सही है घटियाला अभिलेख वाला। उसके बाद में है चौहानू। तो चौहानों का इतिहास है वो आपकी बिजोलिया शिलालेख से हमें मिलता है। घटियाला अभिलेख से प्रतिहारू और बिजोलिया से चौहानों का शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देते हैं वो चीरवा का शिलालेख है। चीरवा का शिलालेख हमें जानकारी देता है। अगला है जलदुर्ग है आपके गागरोन वाला। प्राप्त सिक्के, मुद्राएं और से क्षेत्रपुर, मालव और चौहान गुइल वंश की जानकारी मिलती है। तो रेड, अहाड़, सांबर और सुकवाणिया और बेराट और रंगमेल सभी से। सत्य कथन है जैसे गणेश्वर है वो नीम का थाना से प्राप्त ताम्र संस्कृति का अवशेष मिला चाहिए। जोधपुरा जयपुर सभ्यता और नौ भरतपुर से लाल व काले मृदवान मिला, ये भी सही है। आहड़ उदयपुर गिलून राजसमंद से प्रस्तर व फलक प्राप्त हुए। उपयुक्त सभी कथन इसमें राइट होंगे। तो दोस्तों नोट कर लेना, क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रस्तर व फलक कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ और गिलून राजस्थान से, आहड़ उदयपुर और गिलून राजसमंद से। गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में, नौ भरतपुर में, जो जोधपुरा जयपुर में है। तांबे के छोटे व बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख वो ताम्रपत्र कहलाते थे। ताम्रपत्रों को दान पत्र भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता जयानक थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किन की उपलब्धियां मिलती है? चौहानों की। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? नयनचंद्र सूरी ने। किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है? हमीर महाकाव्य से। पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राई अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की है। दलपत विजय है वो दलपत विलास
दलपत सिंह ने दलपत विलास की रचना की थी, जो बीकानेर के थे। खड़िया जगह द्वारा है, वचनिका लिखी गई। खड़िया जगह द्वारा वचनिका लिखी गई, याद रखेंगे। नैन्सी रिख्यात मारवाड़ प्रंगणानी विगत है आपके नैन्सी की रचना है। बांकीदास रिख्यात बांकीदास जी की है। दयालदास जी रिख्यात दयालदास जी की है। कर्नल जेम्स टोड की रचना है। पश्चिमी वेस्टर्न इंडियन की यात्रा है, यानी पश्चिम भारत की यात्रा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर की रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। बिल्कुल अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, नाक के बराबर अंग्रेजी हमें आती है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी से है। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? विश्वेश्वरनाथ रेहू ने। वीर विनोद श्यामलदास। इसके अनुसार राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता है आपके गौरी शंकर हीरा नंद ओझा। दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि आपको मैराथन क्लास अच्छी लगती है या टॉपिक वाइज क्लास? यदि आपको मैराथन अच्छी लगी तो अगली वीडियो में हम कक्षा 7 की मैराथन करवाएंगे। अगला टॉपिक है कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो मैं भी बुक में से निकाल लेता हूँ। अगला, उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में प्रमुख है आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी व पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपयोग, सभी सही है। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने से जो प्रारंभिक युग है वो प्रस्तर युग कहलाया। दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्तर युग, उसके बाद में ताम्र युग, उसके बाद में लोहा युग। किस युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी की घाटियों और शिलाशिरों में ज़्यादा संख्या में मिले? तो प्रस्तर युग। प्रस्तर युग के बाद किस युग के अवशेष हैं? तो प्रस्तर युग के बाद में, तो दोस्तों प्रस्तर के बाद में आपके ताम्र आएगा, ताम्र के बाद में आपके लोहा आएगा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को, तो तांबा धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता का अवशेष आपके कालीबंगा से, गणेश्वर से और आड़ तीनों से मिलते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, पेज नंबर 17 है और टॉपिक नंबर 4 है, वहाँ पे दे रखा है। द्वेषदती जैसे घग्गर नदी और सरस्वती नदी घाटी में करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। एक घोष। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा का उत्खनन है वो अमलानंद घोष ने करवाया था और उत्खनन 1961-62 में, और वापस एक बीबी लाल और बीके थापर ने भी 1961 में यहाँ पे उत्खनन करवाया था। खोज पूछे तो 1951-52 में की थी आपके अमलानंद एक के घोष ने, और उत्खनन पूछे तो 1961-62 में आपके करवाया था बीबी लाल व बीके थापर ने। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले कालीबंगा से, और यानी एक साथ 2 फसल बोने के कसी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। भूकंप के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। शाट्य यहाँ से मिला है। कालीबंगा से संबंधित निम्न कथनों की पहचान करना है तो दोस्तों यहाँ से खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, सही है। मकानों में कौन सी ईंटें? दोस्तों कच्ची ईंटें, सही है। मकानों में 4-5 बड़े व कुछ छोटे कमरे होते थे, सही है। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी कथन सही होगा। दोस्तों आप ये बात ध्यान रखना, कच्ची ईंटों का पक्की ईंटों का नहीं है। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है, फिर आप नीचे ऑप्शन 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, ये भी दे सकते हैं। लकड़ी की नाली, तो दोस्तों लकड़ी व ईंटों की नालियाँ जो गंदे पानी की निकास हेतु बनाई गई थी वो कालीबंगा में हमें देखने को मिलती है। किस सभ्यता स्थल से चबूतरे मिलते हैं जिन पर अग्निकुंड बने हुए थे? तो कालीबंगा से। अब दोस्तों किस सभ्यता स्थल से दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। रंगमेल सभ्यता है, उस समय गुरु व शिष्य की मूर्तियां मिलती है। किस सभ्यता स्थल से नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है? कालीबंगा की। अब दोस्तों जोती हुई कशी आपके कालीबंगा से मिलती है। असत्य कथन हमसे पूछा है तो दोस्तों कालीबंगा से ईंट पकाने में भट्टे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने सही है। कांस्य का दर्पण, हाथी का दांत, कंगा मिला है, ये भी इसमें सही है।
तांबे के बेल, तांबे के बेल हमें कहाँ से मिले हैं? तांबे के बेल कालीबंगा से मिले हैं। और गाय के मुख वाले प्याले यहीं से मिले हैं। तो दोस्तों इसमें आपके दे ऑप्शन इसमें गलत होगा। निम्न में से कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से जो समृद्ध बस्ती थी वो उजड़ गई, वो थी आपके कालीबंगा। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ है वो बेडस नदी के। आहड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आहड़ उदयपुर में है। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा और 1955-56 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा यहाँ पर उत्खनन हुआ था। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धुलकोट या अगाटपुर नाम से जानते हैं। ताम्रवती या तांबावती नगरी के नाम से आपके आहड़ को जाना जाता है। अगला है, किस सभ्यता से एक मकान में 4-6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को अंकित करते हैं? आहड़। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था। आओ सा भोजन कर लियो सा, माको घर मोटो है सा, आओ आओ आओ। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से? अगाटपुर नाम से। भट्टीनुमा चूल्हा आहड़ से मिला था क्योंकि यहाँ पे भट्टी मिलती है, तो भट्टी यानी शादियों में भट्टी चलती है तो सभी लोग भोजन करने आते हैं, तो सामूहिक भोज का कहाँ पे मिलेगा? आहड़ में मिलेगा। आहड़ सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो दोस्तों उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते तो सही थे। मकानों की छत बांस व केलू की बनी होती थी, सही है। मकानों की दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी होती थी, तो पत्थर की दीवारें कहाँ से मिलती है? आहड़ सभ्यता से। लाल भूरे रंग के अलंकृत मृदभांड आहड़ से। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो चांदी से परिचित नहीं थे दोस्तों, लोहा, टीन और तांबे से परिचित थे। ये आप याद रखेंगे। दोस्तों आहड़ से हमें 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ से संबंधित थी। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं है? चित्रित दूसरे मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में पूछे तो धुलकोट के 1951 में हुए उत्खनन में शस्त्रियाँ, दीपक, धूप दानियाँ प्राप्त हुई है, सही है। उत्खनन में कटोरियाँ, कलश ये भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चित्रित दूसरे मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन गलत होगा। 26 किस्म की मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहड़ सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए? तो दोस्तों गिलुंड व भगवानपुरा। बालाथल स्थल किस जिले में स्थित है? बालाथल उदयपुर में, वल्लभनगर में है। यहाँ पे 11 कमरे मिले हैं। क्या मिले? 11 कमरे एक साथ हमें मिले हैं। बालाथल से हमें लोहे काल के भी अवशेष मिलते हैं। लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों जीविका के यहाँ के साधन माने जाते थे। 11 कमरों वाला एक बड़ा भवन, एक दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं बालाथल से। बालाथल है वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है। और ताम्र पाषाणिक है वो काल से संबंधित है बालाथल। बालाथल से हमें तांबे के चाकू, कुलाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं। कर्णफूल, गले के हार के लटकन, आभूषण मिले हैं। लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी यहाँ से मिले हैं। उपयुक्त सभी कथन इसमें राइट होंगे। बालाथल स्थल से लोगों की आजीविका का साधन तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कृषि, शिकार, पशुपालन तीनों। बेराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिलता है? बेराट के अलावा, बेराट और तो आपके पूछा जा सकता है दोस्तों कि बुने हुए वस्त्र के अवशेष, तो ऑप्शन दे सकते हैं आपके बालाथल, बेराट और आहड़। तो इसमें आप नीचे ऑप्शन दे सकते हैं ए व बे वैसे ऐसे दे सकते हैं। और आपको याद रखना बेराट ठे से बे से बालाथल, दोनों बे याद रखेंगे आप। बे प्लस बे तो बुना हुआ वस्त्र, बे प्लस बे तीनों में बुना हुआ वस्त्र, बे। सीकर जिले की नीमखाना तहसील में एक विशेष संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वो आपके गणेश्वर। ताम्र संचय संस्कृति या ताम्र युगीन सभ्यता की जननी आपको गणेश्वर को कहा जाता है। खोज 1972 में रतनचंद्र अग्रवाल, उत्खनन 1977 में। गणेश्वर से तांबा व हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था, सही है। पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था? गणेश्वर। निम्नलिखित में से जो संस्कृति पूरी राजस्थान में गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई वो आपके गणेश्वर है।
किस सभ्यता स्थल से ताम्र उपकरण बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं? वो गणेश्वर है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए, कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है पूछा है। तो दोस्तों इसमें से गलत है, गणेश्वर सभ्यता से मौर्य युग के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो, दोहरी पेशदार सिरावली ताम्रपिन्नू को पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। तो कहाँ से? गणेश्वर से। और दोस्तों उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले? गणेश्वर से। उस्तर के फलक, अंगूठियाँ। तो दोस्तों आप एक एक लाइन याद कर लेना। ये वीडियो मेरा देखो या नहीं देखो, लेकिन आप हमारा राजस्थान बुक है कक्षा 6, 7, 8 और 9वीं कक्षा की बुक है, वो भी राजस्थान से है। और आर्ट एंड कल्चर 10वीं कक्षा की बुक है। एज इट इज सवाल आएंगे 80% गारंटी के साथ, विद गारंटी के देता हूँ। कोई भी लेखक की मत ले वो बुक, लेकिन आप हमारा राजस्थान बुक है आरबीसी की, वो जरूर पढ़े। अगला है एकमात्र सभ्यता स्थल जहां उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध गणेश्वर से मिले हैं। पत्थर के बांध हमें कहाँ से मिले? गणेश्वर से मिले हैं। मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी, यहाँ से भी ये है हमें मिले हैं गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी के निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति जो हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और एक लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी बर्तन। 2 प्रकार के हमें बर्तन यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 प्रकार के बर्तन गणेश्वर से मिले हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मर्तमान, कलश, प्याले, तसले, हांडी, ढक्कन आदि कहाँ से मिले? गणेश्वर से। याद रखेंगे। कौन सी सभ्यता? पुरातत्व का पुष्कर, तो गणेश्वर। पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर। पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर। लोहाकालीन इतिहास को जानने तो इनमें से किस सभ्यता स्थल का विवरण उल्लेखनीय है? तो बेरहाट, वागोर और रेंड। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये आपकी गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है और के। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गए, कांतली नदी। ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपके गणेश्वर। बेरहाट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जयपुर में। इसकी 1937 में दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? बेरहाट से। महाभारत काल में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद है? तो विराटनगर। किसका? विराटनगर का। ये दोस्तों जो बीच में घर पास में ही रोड के, इसलिए बचते रहते हैं। किस स्थल सभ्यता स्थल से महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए? बेरहाट से। कॉपीराइट ना आ जाए बस। किस सभ्यता स्थल से मौर्य काल के अवशेष मिले? बेरहाट से। अशोक के 2 स्तंभ लेख जैसे भाबरू और बेरहाट शिलालेख, बौद्ध मठ के अवशेष है वो बेरहाट से मिलते हैं। अब दोस्तों ये है वो आप रट लेना। ये बेरहाट सभ्यता से हमें 36 चांदी की मुद्राएं, जिनमें से 8 तो पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी सिक्के। सही है। और यहाँ की खुदाई स्वास्थ्य यानी साइटिया, त्रिरत्न चक्कर और युक्त अलंकृत घड़े भी मिले हैं। सही है। ये दीपक, नाचता हुआ पक्षी हमें कहाँ से मिला है? बेरहाट से। पत्थर की संदूकें, लोहे के किले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, ये कहाँ से मिला? बेरहाट। बेरहाट और बालातल से हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला, याद रखना। बेरहाट और बे याद रखेंगे। चांदी के 8 पंचमार्क में इंडो ग्रीक शासकों को 28 मुद्राएं हमने देखी ऊपर, बेरहाट से। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध है वो बेरहाट से रहा है। दयाराम साहनी ने बेरहाट का उत्खनन 1936 में करवाया था और कैलाशनाथ और नीलरत्न बनर्जी ने 62-63 में करवाया था। किस सभ्यता स्थल से 6 तांबे की मुद्राएं 3 मोहरे प्राप्त हुए? वो आपके आहड़ से। अगला है असंगत पूछा है। आहड़ उदयपुर में है, जोधपुर में नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। कालीबंगा है वो गगन नदी के किनारे, आहड़ है वो आयड़ व बेड़स नदी की, गणेश और कांतली और बेरहाट बाणगंगा। कालीबंगा की खोज अमरानंद घोष द्वारा सही है। आहड़ की अक्षय कीर्ति व्यास 1953 सही है। गणेश्वर की रतन चंद्र अग्रवाल सही है। और बेरहाट की आपके 1936 दयाराम साहनी है, इसमें बी आर मीणा गलत है। सामरवे जोधपुर है आपके जयपुर में है। बागोर सभ्यता आपकी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। वीरेंद्र नाथ जी द्वारा 1967 में, याद रखेंगे वीरेंद्र नाथ जी द्वारा। गिलुंड में पचमाता सभ्यता आपके राजसमंद में, बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता। नगर है वो टोंक में। नगर सभ्यता किस जिले में? तो दोस्तों
सॉरी, नगर सभ्यता है आपके टोंक में, और नगरी सभ्यता, नगर टोंक, नगरी, नगरी चित्तौड़, इससे बड़ी बड़ी इससे मात्रा याद रखेंगे चित्तौड़ वाली। रेड सभ्यता आपके टोंक में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। अगला है नोह सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में। यहाँ जाक बाबा की प्रतिमा में मिली है, जाक बाबा नोह जाक बाबा की प्रतिमा। भीनमाल है जालोर में। दीनहीन बस्ती व निर्धन बस्ती के नाम से कालीबंगा को जाना जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। कुछ बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, छोटा ही वीडियो होगा दोस्तों, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। आधे घंटे में आपको सब करवा दिया जाएगा। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान विभाजित था विभिन्न रियासतों में। कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितना एक केंद्र शासित प्रदेश था, कमेंट बॉक्स में लिखे यदि आपको आता है तो। राजस्थान की रियासतों के विषय में सत्य कथन पूछा है, यानी सत्य कथन में पूछा है। तो रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। राजा शक्ति का केंद्र होता था। शासन का ये प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। उपयुक्त सभी कथन सही है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा माना जाता था, सही है। तो दोस्तों राजस्थान में आपके सिसोदिया वंश, कछवा वंश, चौहान, राठौर इन सभी ने राज किया था। राजा अपने शासन कार्य हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रमुख मंत्री आपके दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान। जो सेना संबंधी व सेना को वेतन देने संबंधी कार्य करता था उसे बख्शी कहा जाता था। आमदनी व खर्च का जो हिसाब किताब रखता और राजा के राजकोष में वृद्धि करता उसे खजांची कहा जाता था। खजांची, क्या कहा जाता था? खजांची। प्रंगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला कहलाता था प्रंगना अधिकारी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र आधारित था आपके राजा पर और जागीरदारी व्यवस्था पर। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन में पूछा है। तो दोस्तों राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित थी, सही है। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने आपके इंग्लैंड में, जो मेरे को नाम याद दे रहा, फ्यूजिडियल काइंड ऐसा कुछ नाम है, उस पर आधारित थी। अगला है जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्री राजा बनता था। 90% चांस बनता था। राजा अपने छोटे भाई को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। कौन जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करता था? जागीरदार। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकसित और स्पष्ट स्वरूप किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? राजपूतों में। किनकी सुरक्षा संचालन व्यवस्था में संचालन हेतु शासकों ने जागीर प्रारंभ की? रियासतों की। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था तो रक्त संबंध पर आधारित या से गोत्री कुलीय व्यवस्था और प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति और राजा व जागीरदार के संबंध भाईचारे व सौदर्य पर आधारित है, सभी सही है। जागीर का उल्लेख वे पत्र जिसमें राजा द्वारा यानी शासक द्वारा प्रदान की जागीर का उल्लेख मिलता है, जागीर पट्टे। अगला है मुगल काल में किन शासकों ने मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ और मुगल वंशधार बने? राजपूत। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बंटा था? 2 में। एक तो ब्रिटिश भारत, एक रियासती भारत। किन से मिलकर ब्रिटिश कालीन भारत बना हुआ है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों। अगला है ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। अगला है राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र था। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री। 1857 की क्रांति के समय भारत का प्रशासन किसके नियंत्रण में था? तो ब्रिटिश सम्राज्ञी यानी ब्रिटिश सम्राट के पास। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय किसे नियुक्त? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, रट लेना। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। जो भारत शासन अधिनियम है 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा को विदेशी राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। प्रथम चुनाव है वो हुए थे आपके 1952 में और सेकंड पार्टी बनी थी आपके सबसे बड़ी राम राज्य परिषद बनी थी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टिक्काराम पालीवाल मोहनलाल सुखड़िया सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। छठवां टॉपिक है
राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। अब दोस्तों एक आपको यहीं पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, अरावली 9 और 10, यानी ये तो है क्षेत्रफल, ये है जनसंख्या। पूर्वी मैदान 23 और 39, दक्षिणी पठार ये आपके इसमें जनसंख्या 6.89 और ये यहाँ पे रहती है जनसंख्या रहती है 11 और ये है क्या? क्षेत्रफल। तो दोस्तों एज इट इज यही याद रखना, इसी में से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है मेरी, क्वेश्चन आएगा तो इसी में से 100% आएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? तो विंध्याचल। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तथा पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला किस भाग में? पश्चिमी भाग में है। तो ये थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस भाग में है? पश्चिमी भाग में। तो ये अरावली है, तो अरावली का ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिम भाग, तो यहाँ पे स्थित है। अब दोस्तों थार का मरुस्थल है वो आपके कितने जिलों में? 12 जिलों में। राज्य के कितने प्रतिशत हुआ थार का मरुस्थल है? 61। तो दोस्तों यदि ऑप्शन केवल 61 हो, यदि और 61.11 हो तो आप 61.11 पे टिक कर देना, या 2/3, ये भी ऑप्शन आ सकता है। 2/3 भाग, राजस्थान के 2/3 भाग पर थार मरुस्थल में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 40%। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल थार मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यानी सभी अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पे एक तो सर्वाधिक जैव विविधता है और सबसे अधिक जनघनत्व है। ये सभी चीज़ें हैं वो अन्य मरुस्थल की तुलना में अच्छी है, इस कारण इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट किन जिलों में फैला है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, याद रखेंगे। रेत के टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोहरे। क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। अब दोस्तों मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है और थार मरुस्थल को विभाजित किया जाता है घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौरी उच्च भूमि। तो दोस्तों इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क, वापिस अर्ध शुष्क को आपके 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 है, राजस्थान में 550 यानी 80 किलोमीटर, खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? 9 पे। प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 10%। कितनी रहती है? 10%। क्षेत्रफल कितना? 9, याद रखेंगे। 692 आ गया, 550 आ गया, 80% आ गया, खेड़ बर्मा गुजरात अरावली से आ गया, रायसीना तक आ गया, ये भी हो गया। सबसे उच्च भाग अरावली है, ये भी आ गया। अरावली पर्वतमाला कितने भागों में विभाजित है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? तो आपके 2 भागों में, और अरावली पर्वतमाला वो 3 भागों में बंटी हुई है, जैसे एक तो उत्तरी, एक मध्य और एक दक्षिणी। दक्षिणी अरावली में है वो चोटी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली की औसत ऊंचाई 930, 940, 950 और 960, इसमें से आपको बताना है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में दोस्तों संबंध में कथनों को पहचानिए, कौन सा कथन सत्य है? तो अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, सही है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थानी जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी सही है। अब दोस्तों उपयुक्त सभी कथन इसमें राइट है। अरावली पर्वतमाला है वो प्री कैम्ब्रियन युग की है और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगला है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी है और अरावली है वो माउंट आबू, यानी 930 मीटर आ गया वापस, माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर चोटी की 1722 मीटर है। और अब दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, एक उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। राजस्थान का वह भौतिक विभाग जो चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी सहायक नदी से निर्मित है, पूर्वी मैदान। अब दोस्तों पूर्वी मैदान राजस्थान कितने प्रतिशत? आपके 23% पे, और जनसंख्या 39%, याद रखेंगे। पॉइंट का भी फर्क नहीं है, पूरा 23% है। 23 पॉइंट कहीं पे 03 दे रखा है वो गलत है,
याद रख लेना। ये क्वेश्चन है RSMSSB बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था, जिसमें केवल 61.11 वाला ही सही माना था, बाकी सभी गलत माने थे। यानी एक 6.79 था, ये भी गलत माना था क्योंकि 6.89 है इसमें। चंबल बेसिन की मुख्यतः वो आकृति है उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ के लिए। तो दोस्तों बीहड़ व डांग या उत्खात भूमि के लिए यह आपके चंबल बेसिन जानी जाती है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला विभाग कौन सा है? आपके पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान 40% जनसंख्या नहीं है, सॉरी यहाँ पे 40 दे रखा है, तो आपको 39% ही करना है। कितना है? 39%। राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में विस्तृत मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? माही उसकी सहायक नदियों द्वारा। मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत? तो दोस्तों लगभग पूछा है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑप्शन से आपको करना है 6.89%। यदि ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है तो 6.89 ही करना है। यदि 7 दे रखा तो आप 7 कर सकते हो, बाकी 6 नहीं कर सकते, आप 7 कर सकते हो। दक्षिण पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य? क्या पूछा है? असत्य। तो दोस्तों चंबल बाणगंगा ये आपके पूर्वी मैदान के सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती पठार कहते हैं। 11% जनसंख्या मिट्टी व लावा निर्मित है और यहाँ की है वो सोयाबीन महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। उड़िया पठार है वो आपके सिरोही जिले में है, 1360 मीटर है। आबू का पठार भी यहीं पे है। बोराट का पठार है वो आपके कहाँ पे दोस्तों? बोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ यानी उदयपुर व राजसमंद के बीच में फैला हुआ है। मेसा का पठार है चित्तौड़ में 620 मीटर है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित ऊपर माल का पठार है। लसाड़िया पठार कहाँ पे दोस्तों? लसाड़िया आपके उदयपुर और प्रतापगढ़ दोनों में स्थित है। उड़िया पठार है आपके सिरोही में, मेसा का चित्तौड़ में, लसाड़िया उदयपुर में और कांकड़वाड़ी आपके कंकनवाड़ी है, जैसे क्रास का पठार भी कहते हैं, अलवर में है। देश का एकमात्र राज्य जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाए जाने के कारण क्या है? तो एक तो अक्षांशीय स्थिति है, एक तो समुद्र से दूरी, एक अरावली की स्थिति। 61% है वो आपके भाग कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अब दोस्तों जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में कौन सी प्रकार की जलवायु? उप आर्द्र जलवायु। याद रख लेना दोस्तों, उप आर्द्र जलवायु जयपुर में। और दोस्तों जयपुर को कोपेन द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? AW में, CWG में और BWHW में, BSHW। कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व भाग में झालावाड़ जिले में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश लगभग औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 सेमी। राजस्थान में 3 ऋतु में पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। याद रखना मार्च टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर से फरवरी। अब दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का मैं तापमान पूछा है तो आपके 40 से 45 डिग्री, कभी कभी 50 तक भी चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू। 90 से 95% वर्षा किस ऋतु से? वर्षा ऋतु से। मानसून की जिस खाड़ी से राजस्थान में मानसून की जिस शाखा से वर्षा होती है वो शाखा आपके दोनों अरब सागर और बंगाल। यदि अधिकांश पूछे तो बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून सागर राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है। अरब सागरीय मानसून राजस्थान किस भाग? दक्षिण भाग में। बंगाल की खाड़ी तो आपके पूर्वी भाग में करे और अरब सागर की आपके दक्षिणी भाग में करे, ये भी याद रखना। राजस्थान का सबसे आदर जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़। राजस्थान सबसे कम वर्षा जैसलमेर, सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू सिरोही। स्थान पूछा है किस भाग की वर्षा लगातार कम होती जाती है? तो दोस्तों ये दक्षिण से शुरू होती है, इधर से जाके इधर से पश्चिम तक खत्म हो जाती है, याद रखना। शीत ऋतु में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। राजस्थान में माउंट का संबंध है पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवात। माउंट किस फसल के लिए लाभदायक? रबी की फसल के लिए। हवाएं जो ऋतु के अनुसार दिशा बदलती है मानसूनी हवाएं कहलाती है। भौतिक दशाएं और मानवीय कारणों के कारण जब उपजाऊ भूमि बंजर हुए तो उसे मरुस्थलीय कहा जाता है। दोस्तों मानव जनित यदि कारण पूछे तो एक तो है पेड़ पौधों का काटना, एक अति पशुचारण है वो मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण माना जाता है। जल व पवन द्वारा मृदा का कटाव अपरदन कहलाता है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा राजस्थान को कितनी सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो आपके 50 सेमी। कौन सी? 50 सेमी।
शुष्क और अर्धशुष्क को बांटने वाली सीमा रेखा बतानी है आपको, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूलभरी आंधियां हैं, लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू। केवल लू चाले कांदो खा लियो। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। आदर शुष्क अर्धशुष्क पाई जाती है। कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है अरावली का मानसूनी की दिशा में समानांतर होना, यानी टकराव नहीं है तो हवाएं क्या है, सीधी चली जाती है। यदि अवरोध होता तो बारिश हो जाती। राजस्थान की जलवायु की का नियंत्रक है तो दोस्तों वो है आपके अरावली, यानी वर्षा नहीं होने का नियंत्रक। कुछ पहाड़ियाँ जैसे गुरु शिखर है, शेर है 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, आबू 1295, अब कुमलगढ़ 1224, धौलिया डूंगर 1183, नेर जोगिया 1166, जयराम पहाड़ी 1090, रघुनाथगढ़ 1055 जो आपके उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अध्याय नंबर 7। तो दोस्तों करीब पहुंचने वाले हैं, वीडियो लंबा बन रहा है तो जल्दी से जल्दी देखते हैं। दो अपर क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में बांटती है, जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली करती है। अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का और आंतरिक। अब दोस्तों चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंधी ये बंगाल की खाड़ी का है जो पूर्वी भाग में वर्षा करते हैं। अरब सागर है अपवा तंत्र जिसमें माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास आती है, सही है। ऐसी नदियाँ अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में बहती है। आंतरिक अपवा तंत्र में शामिल नदियाँ हैं गग्गर है, बाणगंगा है, खांतली है, साबी है, रूपा, रेलो, मेंढ। दोस्तों बाणगंगा याद रखना आंतरिक अपवा में शामिल है। चंबल नदी का उद्गम है विंध्याचल है आपके महू मध्य प्रदेश, और विंध्याचल मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। जानपाऊ की पहाड़ियाँ। राजस्थान की सबसे लंबी वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी का प्रवेश बेंसरोडगढ़, चित्तौड़। चंबल नदी आपके 6 कोटा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 1 2 3 4 5 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी एमपी, राजस्थान और यूपी से बहती है। चंबल नदी यमुना में मिलती है, यूपी में। अब दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी हमसे पूछे बनास, बेड़च, कोठारी, पार्वती, कालसिंधी ये सभी है। तो कोटा है वो आपके चंबल नदी के किनारे बसा है। चंबल का प्राचीन नाम चरमती है। बनास नदी है खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से है, इसे वन की वर्णासी भी कहा जाता है। बनास नदी पर किस दिनों प्रवाहित होती है? तो दोस्तों राजसमंद, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, टोंक में होती है। बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी से मिल जाती है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बनास नदी की लंबाई आज 480 किलोमीटर है। बनास नदी की सहायक नदियाँ मैनाल, कोटारी, खारी, बेड़च, टोंक और सवाई माधोपुर है वो आपके बनास नदी के किनारे। लूनी नदी का उद्गम पूछे तो आपके गोविंदगढ़, अजमेर, इसे मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। सागरमती व सरस्वती नदी की 2 जलधाराओं के मिलने के बाद इसका उद्गम माना जाता है। लूनी नदी का अपवाहित है आपके अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। बड़ोदरा बाड़मेर तक मीठा, उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसे खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। लूनी दोस्तों आपके पुष्कर, यदि आपके पुष्कर घाटी ऑप्शन में आए उद्गम तो पुष्कर घाटी माना जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे उद्गम स्थल है तो इसमें यदि ये ऑप्शन है तो पुष्कर घाटी का ऑप्शन आए, नागपाड़ का आए तो दोस्तों नागपाड़ या पुष्कर आप किसी का भी ऑप्शन देख सकते हैं। गोविंदगढ़, पुष्कर और नागपाड़ तीनों याद रखना। लूनी नदी का समापन कच्छ की खाड़ी में होता है। लूनी नदी का जल किसी जगह खारा बालोतरा बाड़मेर के बाद देखो जोजड़ी, वांडी, जुआई, मीठड़ी ये सभी है इसकी सहायक नदियाँ। माई नदी का उद्गम है विंध्याचल, अमरोह, मेद झील से, एमपी से। राजस्थान की माई नदी अपोई जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 576। माई नदी का समापन खंबात की खाड़ी में याद रखना। चंबल है वो आपके जानपाऊ पहाड़ियाँ, बनास है कमनौर की, लूनी नागपाड़ और माई है महू पहाड़ी। चंबल चरनौती, बनास नहीं लूनी है, इसमें लूनी है वो आपके लवणौती कहलाती है। बनास है वन क्या साहब है वर्णासी भी कहलाती है। अर्जुन की गंगा, काटल की गंगा, माई अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। किस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है? तो आपके बाण गंगा। किस नदी का पानी गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो रामसर वेटलैंड में शामिल आपके तो बाणगंगा नदी द्वारा है वो गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर आ रहा है, उसमें नम भूमि का निर्माण करता है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा कहा जाता है। माई नदी को कांटल गंगा, गग्गर को डेड रिवर और चंबल को चरनौती और राजस्थान की कामधेनु चंबल को ही कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ के से प्रवेश करती है और घग्गर नदी राजस्थान अंत्य प्रवेश सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कहाँ भूमिगत होती है? गंगानगर में। सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है घग्गर नदी। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। और आधुनिक भारत का निर्माण यानी नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजस्थान में प्रमुख घाटी सिंचाई परियोजना जैसे चंबल में, इसमें राजस्थान में एमपी का 50% है। बिसलपुर है, माई बजार सागर है, सरदार सरोवर उपयुक्त सभी है। चंबल परियोजना राजस्थान में, एमपी राजस्थान की है। आपके चंबल परियोजना अंतर्गत कुल कितने बांध बने हैं? 4 बांध, जिसमें गांधी सागर एमपी में, बाकी सभी राजस्थान में हैं। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज सही क्रम है। चंबल नदी पर निर्मित बांध है आपके राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित परियोजना है आपके माई बजार सागर। राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना आपके माई बजार सागर। अगला, माई बजार सागर परियोजना में राजस्थान में गुजरात में सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत की सुविधाएं उपलब्ध है। टोंक जिले में टोडा रायसीन बिसलपुर गांव में आपके बिसलपुर बांध है। बिसलपुर परियोजना है वो बनास नदी पर है। बिसलपुर परियोजना पेयजल आपूर्ति जयपुर, टोंक और अजमेर में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है राजस्थान की। सरदार सरोवर आपकी गुजरात में है। किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्माण? नर्मदा नदी पर। गुजरात, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र इनके आपके सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों इसमें राजस्थान का लाभ कितना है? राजस्थान का प्रतिशत कितना है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 15.2, 15.5, 15.20, 20.5 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित को विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध है, सही है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अमला है, सही है। उदयपुर में मान सेवा कर परियोजना, ये भी सही है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर व्यास नहीं बल्कि जाखम नदी पर जाखम परियोजना संचालित है। राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक जल स्रोत है कुएं, बावड़िया, जोहड़ और टाँके खड़ीन। टाँका का साधन है वर्षा जल संग्रहण। दोस्तों मैं वीडियो बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना लंबा वीडियो बनाए और फिर ये गाना बजा देते हैं। जल संरक्षण हेतु खड़ीन का प्रचलन किस जिले में? जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? कुएं, नलकूप से। सिंचाई की जल संरक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। वर्तमान में जल संरक्षण के तरीके हैं, एक तो वाटर हार्वेस्टिंग, एक रूप टॉप जल संचय। अब दोस्तों जो आपके छत से नीचे यानी हमारे घर में है, घर से यानी जल को घर से नीचे बने कुएं में एकत्रित करना या हौद में एकत्रित करना, रूप टॉप जल संचय कहलाता है। यानी ये घर है, इसमें से पाइप लगा के अपने हौद में उतारना, ये क्या है? रूप टॉप जल संचयन कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है, वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग में। झीलों की नगरी उदयपुर को। मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद। अब दोस्तों आपके पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा नहीं है। आपको बताना नटनी का चबूतरा कहाँ पे है? निक्की झील है, फतेह सागर है, इन दोनों में से आपको बताना। पिछोला झील, 3 ऑप्शनों में से आपको एक बताना है कि नटनी का चबूतरा कहाँ पे है। जयसमंद झील भारत में गोविंद सागर झील जो हिमाचल प्रदेश में के बाद मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 में गोमती नदी के किनारे गोमती नदी के पानी को रोककर किया था। मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, इसे डेबर झील भी कहा जाता है। किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है? राजसमंद झील को। राजस्थान सर्वाधिक ऊंचाई पर प्राकृतिक झील निक्की झील। अजमेर में है आपके आना सागर पुष्कर। जयसमंद कहाँ पे आपके? कमेंट बॉक्स में बताना है। उदयपुर या राजसमंद बताना है। गढ़सीसर जैसलमेर सही है। सिलीसेड आपके अलवर में, कि भरतपुर में, गेपसागर डूंगरपुर, कोलायत बीकानेर सही है। जोधपुर में स्थित झील है तो बालसमंद है, उमेश सागर है, कायलाना है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील नहीं है, तो पिछोला मीठे पानी की झील है उदयपुर में। जयपुर अजमेर नागौर के मध्य स्थित है सांबर झील। सांबर झील में गिरने वाली नदियों का आपको नाम बताने दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो डीडवाना नागौर में है, डीडवाना झील। पचपदरा बाड़मेर में, पोखरण है वो जैसलमेर, लूणकरणसर है आपके बीकानेर में, कि जोधपुर। मीठे पानी की झील नहीं है, फलोदी झील मीठे पानी की नहीं है, बाकी सभी जयसमंद, गेपसागर और कोलायत ये मीठे पानी के। तो राजसमंद झील राजसमंद में, कि उदयपुर में। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण विधि आपके खड़ीन है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन। जग मंदिर और जग निवास आपके पिछोला मेल में है। अब दोस्तों सबसे पहले कौन सा बना था? पहले मंदिर बनता है तो जग मंदिर बना था, उसके बाद में महल बना था। आजीविका के क्षेत्र। थोड़ी सी दोस्तों 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों जो ये मैराथन क्लास है वो आपको कैसे देखनी है मैं बता दूं। आपको पढ़ने के वक्त आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। केवल आप जब कुछ खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, अलग काम कर रहे हो, जैसे दोस्तों के पास बैठे हो, तो आप इसे चला सकते हो। बाकी आप सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छा मंत्र है सक्सेस पाने का। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, यूट्यूब वगैरह वीडियो ज़्यादा नहीं देखें। मैराथन क्लास ऐसे ही बना दी किसी के कहने पे कि मैराथन लाओ, आप मैराथन बनाओ। कोई दोस्त है यूट्यूब वाला जालोर का, उसने कहा कि आप मैराथन बनाओ, मुझे देखनी है, तो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। और यदि आप देखना चाहो तो आप भी देख लेना। तो आजीविका के प्रमुख क्षेत्र किस किसे खनिजों का अजयब घर भी कहा जाता है? तो अजयब घर है आपके राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। यहाँ आजीविका के मुख्य साधन क्या है? एक तो कृषि है, खनन है और पशुपालन है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है? तो ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया। मानसूनी जुआ आपकी कृषि को कहा जाता है, क्योंकि कभी हो कभी नहीं हो। जुआ है, जैसे हम खेलते हैं, हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। राजस्थान में होने वाली फसलों के प्रकार रबी की फसल है, खरीफ की और जायद की है। रबी की फसल की बुआई आपके अक्टूबर और नवंबर में। रबी अक्टूबर नवंबर, रबी अक्टूबर नवंबर। बे याद रखेंगे, अक्टूबर बे याद रखेंगे। बे कहाँ पर आता है? अक्टूबर नवंबर में आता है। और कटाई कब होती है दोस्तों? कटाई मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये आपके रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बुआई आपके जून जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अगला है चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि है आपकी खरीफ की फसलें हैं। दोस्तों जो ग्रामीण एरिया के आते हैं उन्हें तो इनके बारे में पता है। उन्नालू क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उन्नालू की फसल कब होती है? जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी जायद की फसलें हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का प्राकृतिक कारण है। एक तो बार बार सूखा पड़ना, यानी बारिश कम होती है, रेतीले उष्ण व बंजर भूमि इसके कारण भी, और मृदा अपरदन इसके कारण है वो राजस्थान है वो प्राकृतिक रूप से पिछड़ापन है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के आर्थिक कारण पूछे तो एक तो किसानों की निर्धनता, जिसके कारण उत्तम बीज नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, और संसाधनों की कमी है, भू स्वामित्व की समस्या, उपज का कम मूल्य और सिंचाई के साधनों की कमी। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है? आर्थिक कारण नहीं है, तो ये आर्थिक नहीं है। जैसे ये तो आपके राजनीतिक, ये तो आपके हो गया मानवीय कारण। क्या हो गया? मानवीय कारण हो गया। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के संगठनात्मक कारण क्या है? एक तो नीतिगत कमजोरी है कि भू स्वामित्व की तो संगठनात्मक कारण है ये, संगठन वाला। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार ये आपके राजस्थान में। जौ, चना उत्पादन राजस्थान का स्थान है दूसरा, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा जौ, चना दूसरा, राजस्थान का दूसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान किसका? कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट स्थान किसका? कमेंट बॉक्स में बताएं। पश्चिम राजस्थान सर्वाधिक बोया क्षेत्र वाला खनिज बाजरा। दोस्तों बाजरा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अलवर में। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों किस फसल की खेती प्रमुख है? मक्का की। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्र में। गेहूं उत्पादन में श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान में कपास की खेती किस जिले में होती है? कपास की खेती आपके कपास की खेती हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और गंगन। नरमा कपास है वो कहाँ पे उत्पादित होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नरमा है वो कपास की है वो कहाँ पे होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में और 20 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी। याद रखेंगे 20 अक्टूबर 1993। अगला है दोस्तों ये चीज़ याद रखना, 17.5 लाख हेक्टर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है आपके इंदिरा गांधी नहर में। राजस्थान में बोई गई फसली क्षेत्र में 35% भाग सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही है। अब दोस्तों राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का नेहरू द्वारा सिंचित है वो आपके 33% है। तो दोस्तों उपयुक्त इसमें सभी कथन राइट होंगे। और दोस्तों तालाबों द्वारा सिंचित है वो सबसे कम है, नेहरू द्वारा सर्वाधिक, तालाबों द्वारा नेहरू द्वारा तो 33 है, सर्वाधिक आपके कुएं नलकूपों से 60, मैं आपको बता दूँ 67 है आपके नल व कुएं और 33 ये हो गया, और 1% से भी कम है आपके तालाबों से। याद रखना राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के कुएं नलकूपों से आपके 66 है, तो आप 67 इसमें कर सकते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, उसमें बुक है जो इसकी हमारा राजस्थान की, उसमें टॉपिक नंबर कौन सा है देखता हूँ मैं, 35 पेज पे है आपके। इसमें डायग्राम नहीं है, वो शायद 7वीं कक्षा वाले में डायग्राम दे रखा है।
राजस्थान के मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के जीविकापार्जन का साधन क्या है? तो पशुपालन है। राजस्थान में कौन सा पशुपालन की दृष्टि से स्थान है? दूसरा। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा पशुपालन की दृष्टि से। अब दोस्तों कुछ पशुओं के बारे में दे रखा है, तो ये टॉपिक आप याद रखें। राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। जो 20वीं पशुगणना 2019 है उसके अनुसार राजस्थान किन पशुओं में कमी आई है? तो दोस्तों कमी पूछिए तो एक तो ऊँट व भेड़, ऊँट, भेड़ और गधे व बकरी, इसमें आपकी कमी आई है। जो मैंने फर्स्ट लिखा है तो उसमें राजस्थान फर्स्ट है, फोर्थ लिखा तो चौथा है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, फर्स्ट है तो फर्स्ट है। सर्वाधिक कमी है आपके गद्दू में आई है। किस में आई है? गद्दू में आई है। अब दोस्तों जैसे पशुगणना दे रखी है मैंने, पशुगणना तो 166 है। जैसे पशुगणना 20वीं है तो 2019 में, तो इसमें पशुधन कितना था आपके? 5.68 करोड़ था और 19वीं पशुगणना में। और वापस है आपके ये था 19वीं, ये 20वीं, तो इसमें कमी कितनी है? 1.66% की कमी आई है। ये तो होगी 19वीं और ये होगी आपकी 20वीं। याद रखेंगे, ये 20वीं है, ये 19वीं है। कमी कितनी है? 1.6% की कमी आई। और भारत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 4.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये भी आप याद रखेंगे। और राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुधन कितना है? 5.68 करोड़ है। याद रखना। किन पशुओं में मामूली वृद्धि हुई? तो मामूली वृद्धि आपकी गाय व भैंस दो में ही हुई, बाकी में क्या हुई? कमी। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग की व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पशुपालन से होने वाले लाभों में सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों डेयरी ऊन प्रोत्साहन मिलता है पशुपालन से, इसमें यह क्या गलत है, बाकी सही है। राजस्थान में पशुपालन में आने वाली समस्याओं के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, सही इलाज नहीं है, पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण कमी है, बार बार सूखा अकाल, ये सभी इसमें क्या है? इसके कारण माने जाते हैं। खनिजों का अजैब घर है किसे कहा जाता है? राजस्थान को। यहाँ पर आपके 57 प्रकार के खनिज मिलते हैं, न कि 67 प्रकार के। लेकिन दोस्तों इस बुक में आपके 67 प्रकार दे रखा है। यदि आपके 57 कहीं ऑप्शन में हो, यदि 67 हो तो आप 67 कर देना। अगला है कुछ दे रखे हैं, जैसे किन खनिजों में राजस्थान का उत्पादन एकाधिकार है? तो आपके शीशा, जस्ता, संगमरमर, जिप्सम, उपयुक्त सभी इसमें होंगे। अब दोस्तों हर्षोट है, इसका उत्पादन आपकी गोट मांगलोद, भादवासी नागौर में होता है। जामसर बीकानेर में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। जाखरा क्षेत्र है, कुराल क्षेत्र बाड़मेर, यहाँ पे भी इसका उत्पादन होता है। तीनों क्षेत्र याद रखेंगे आप दोस्तों। उसके बाद में है शीशा जस्ता। शीशा जस्ता आपके जावर, जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन, देबारी, मोचिया मंगरा और बलारिया, उदयपुर में इसका शीशा जस्ता का उत्पादन होता है। रामपुर अगुचा भीलवाड़ा में भी शीशा जस्ता निकाला जाता है। और राजपुरा दरीपा राजसमंद में है। और चौथ का बरवाड़ा स्वयं मधुपुर, यही इन क्षेत्रों में आपके शीशा जस्ता निकाला जाता है। चांदमारी परियोजना है आपके झुंझुनू में है। और उत्तम ऐप है वो कोयले की गुणवत्ता की निगरानी हेतु लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। अगला है रोगफास्ट। रोगफास्ट आपके जोमर कोटरा वे माटोन उदयपुर में, और बिरमानिया वे लाठी क्षेत्र जैसलमेर में निकाला जाता है। बिरमानिया क्षेत्र जैसलमेर में, ये भी आप याद रखना। राजस्थान में अवैध बजरी खनन में कौन सी समस्या नियंत्रण बढ़ रही है? एक तो आपके पर्यावरण प्रदूषण समस्या, अरावली पर्वत की कई पहाड़ियाँ वो गायब भी हो चुकी है। अमूल्य नीर है आपकी बूंद बूंद वे, ये फुहारा सिंचाई पद्धति से। और राजस्थान में भूरी क्रांति है वो खाद्य प्रशासन से संबंधित है। और दोस्तों पाइराइट है वो शालादीपुर सिक्कर में है। और फेल्सपार आपके मकरेड़ा अजमेर और गुजरवाड़ा अजमेर में है। और बेगमाइट की चट्टानों से वो फेल्सपार का उत्पादन होता है। टंगस्टन के लिए वालदा क्षेत्र है वो कहाँ पे है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वालदा क्षेत्र। वैसे डेगाना में सबसे ज़्यादा उत्पादन तो डेगाना में दे रखा है, लेकिन वो भी खाने वर्तमान में बनने हमारे पास ही है। अगला है छठवां क्वेश्चन, छठी कक्षा का है, अध्याय नंबर 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। निम्न में से किस राज्य के विकास हेतु आवश्यक प्रमुख आधारभूत सेवाएं देख? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, चिकित्सा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 6 से 14। राजस्थान में शिक्षा अधिकार अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 शिक्षा मिलने का इसमें उपयुक्त सभी राइट होंगे। अब दोस्तों शाला दर्पण पोर्टल पर है वो राजकीय विद्यालयों की स्थिति देखी जा सकती है। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मिड डे मील योजना, पुरस्कार, ये सभी ट्रांसफर वाउटर, ये सभी योजनाएं। अब दोस्तों एक योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी, कक्षा 1 से 8 तक। और एक तो निःशुल्क यूनिफॉर्म की भी शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। अब दोस्तों इसमें 2 दिन दूध दिया जाता मंगलवार और शुक्रवार को, लेकिन अब मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे।
बालिकाओं को प्रोत्साहन देने तो राजस्थान सरकार की योजनाएं कौन सी है? एक तो गार्गी पुरस्कार, एक इंदिरा प्रियदर्शनी। साक्षरता पूछे तो 66.11%। जनगणना के आधार पर पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष में आपके 79 और 52.2। अब दोस्तों हाईएस्ट है वो कोटा की है और जयपुर की है। उसके बाद में न्यूनतम पूछे तो जालौर सिरोही की है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए निम्नलिखित सत्य कथन कौन सा है? तो राजस्थान में 1000 की आबादी पर 1000 की आबादी पर कौन से स्वास्थ्य उपकेंद्र और 3000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य वो 1 लाख की आबादी पर खोले जाएंगे। अब दोस्तों 3 अवरोही क्रम में हमें बताना है। तो जनसंख्या साक्षरता के अनुसार अवरोही क्रम में अभी मैंने आपको बताया सीकर, जयपुर और झुंझुनू, सॉरी कोटा, जयपुर और झुंझुनू, और सीकर है वो चौथे नंबर पर है। गलती हो गई, वापस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है साक्षरता आपके कोटा की, उसके बाद जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में सीकर। सीकर चौथे नंबर पर है। सीकर चौथे नंबर पर, पहला नंबर कोटा है, दूसरे नंबर जयपुर है। आपातकालीन सेवा यानी आपातकालीन स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा के लिए निःशुल्क आपातकालीन टोल फ्री नंबर 108 एम्बुलेंस याद रखना। राज्य में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सभी में है। अब दोस्तों नागरिकों की स्वास्थ्य कुशलता के लिए सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी मुख्यमंत्री राजश्री और चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा। औषधि नियंत्रण संगठन की है वो आपके स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ऐसा संगठन जो दवाई बिक्री लाइसेंस का निर्माण और लाइसेंस प्रदान करता है, वो औषधि नियंत्रण संगठन है, याद रखना दोस्तों। सूचना तकनीकी और संचार विभाग के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। तो उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पारंपरिक साधन है पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र सभी। डाक विभाग द्वारा बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए चलाई गई लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि योजना। देश के सभी बैंकों में किसके नियम अधीन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान में सड़क परिवहन यानी परिवहन के बारे में सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964, याद रखना। अब दोस्तों सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में, न्यूनतम है आपके धौलपुर में। NH 15 का NH 15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में इसका क्या नाम है आप बताइए। और वर्तमान में जैसे NH 71 भी है, वो पहले 71 भी था प्राचीन नाम तो, लेकिन नया नाम है क्या है आपको बताना। 71 भी है और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों 71 का नया नाम क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। रेलवे जोन और मंडलों की संख्या, रेलवे जोन 2 है, मंडल 5 है। रेलवे जोन एक तो उत्तर पश्चिमी, एक पश्चिमी मध्य, जिसका मुख्यालय जबलपुर में पश्चिमी मध्य का। उत्तर पश्चिम का जयपुर में स्थापना है वो आपके 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे की 1 अक्टूबर 2002 को स्थापना। पश्चिम मध्य का जबलपुर में MP। 1874 में प्रथम रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से बूंदी कुई के मध्य चलाई गई थी, बांदी कुई के मध्य। राज्य में वायु सेवा से जुड़े हुए जिले नहीं हैं, तो आपके पाली व जालोर। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा है। सांगानेर आपके, ये तो आप हवाई अड्डे तो जानते हो, यह याद रखना। डबोक है वो उदयपुर में, और रातानाडा वाला आपके है वो सैनिक हवाई अड्डा है। वायुसेना का अधीन है तो दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, रातानाडा, सूरतगढ़, बाड़मेर, ये सभी है आपके वायुसेना का अधीन है। थार एक्सप्रेस है वो आपके पाकिस्तान में भारत के मध्य चलती है। और दोस्तों उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे कक्ष है वो उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण में है। गौरव पथ से तात्पर्य ग्रामीण सड़कें। श्रोमणी चतुर्भुज योजना है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ये दोस्तों जनसंख्या के बारे में देखा है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और सबसे कम जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। लोक संस्कृति लास्ट टॉपिक है दोस्तों। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के 2 रूप जाने जाते हैं, एक तो पूर्वी राजस्थानी, एक पश्चिमी राजस्थानी। ये कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की निम्न प्रतिनिधि बोलने से कौन सी है? तो दोस्तों इसमें सभी है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ये सभी है। और पश्चिमी राजस्थानी की पूछे तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी सभी है। गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है, वो जयपुर में लगता है। गणगौर मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में। और गणगौर में शिव व पार्वती की सूचक है। गणगौर मुख्यतः शिव व पार्वती की पूजा करते हैं, उपयुक्त सभी। छोटी तीज का त्यौहार, छोटी तीज है आपके, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, याद रखेंगे। भाद्र कृष्ण तृतीया को आपके आती है आपके सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज जो कहाँ की बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज है वो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है। कौन सा त्यौहार प्राकृतिक व मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? वो आपके तीज है।
होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वो आपके शीतलाष्टमी मनाया जाता है। शीतलाष्टमी में है वो, इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। शीतलाष्टमी त्यौहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाशोड़ा भोजन बनाते हैं, एक दिन पहले का भोजन चढ़ाया जाता है। चाकसू की रील डूंगरी और उदयपुर वल्लभ नगर में स्थित शीतला माता मेला बढ़ता है, बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके भाद्र नहीं है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। अभी हमने देखा था कि चैत्र कृष्ण अष्टमी चैत माह में लगता है। दे ऑप्शन इसमें गलत होगा। अक्षय तृतीया है, तो दोस्तों गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन, और इसे अबूझ सावो भी कहा जाता है आका तीज को, क्योंकि यहाँ पे बाल विवाह सबसे ज़्यादा होता है इसी दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन आपकी गुडला त्यौहार मनाया जाता है, और बीकानेर का स्थापना दिवस आपके अक्षय तृतीया के दिन है, याद रखना। बर्मा जी के मंदिर के आपके कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में है। और पुष्कर के मेले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पुष्कर मेले को आपके ए वे बे दोनों इसमें सही है कि एक तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और ऊँट व घोड़े के क्रय विक्री के लिए प्रसिद्ध है। लक्की मेला आपके कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक तो आपके खाटू श्याम जी वाले मेले को लक्की मेला कहते हैं, एक और कौन सा है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। विदेशी पर्यटक आपके सर्वाधिक है वो पुष्कर मेले में आते हैं। मीणा जाति के पटेल द्वारा स्थापित मंदिर आपके कैला देवी मंदिर। लंगूरिया नृत्य है आपके कौन से मेले में किया जाता है? तो लंगूरिया नृत्य हो कैला देवी मेले में कहता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसे लक्की मेला भी कहा जाता है। 2 बार लगता है दोस्तों, एक तो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये मेला चलता है। महावीर स्वामी जी की प्रतिमा, तो दोस्तों है वो आपके महावीर स्वामी जी का मंदिर है, वो आपके कहाँ पे? करौली में है। इसमें महावीर स्वामी जी की प्रतिमा लाल रंग में है। महावीर जी का मेला, तो दोस्तों चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक, और 24 जयंती तीर्थकार महावीर स्वामी जी लाल रंग की भव्य मूर्ति गंभीर नदी के तट उपयुक्त सभी। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, और दोस्तों कोटा के किस शासक में? तो दोस्तों महाराहुल दुर्जन साल है। इसके शासनकाल में दशहरा पर्व पर राजसी सवारियाँ में दरी खाना व पूजा अर्चना का प्रमाण मिलते हैं। कोटा का दशहरा मेला कब शुरू हुआ था? 1895 में। कोटा का दशहरा मेला सबसे अधिक आकर्षक किसके शासनकाल में बना? महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल में। कोटा का दशहरा मेला का आयोजन कब होता है दोस्तों? ये होता है आश्विन शुक्ल दशमी को। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। उदयपुर में लगने वाले किस मेले को 1899 में महाराणा फतेह सिंह ने की थी? वो आपके हरियाली अमाउस। अब दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड की विजय सिंह पति के द्वारा 1917 में वो है स्थापना की थी हरियाली अमाउस के दिन। हरियाली अमावस का मेला है वो आपके केवल महिलाओं को प्रवेश मिलता है। श्रावण माह कृष्ण लगने वाला ये मेला सावन में उससे खुशी का संचार करता है, सही है। हरियाली अमावस के भव्य मेले का आयोजन उदयपुर में, सही है। उपयुक्त सभी। गरीब नवाज के नाम से आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो ईरान से भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। किसके साथ आए थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? आपके अजमेर में, जिसे अजमेर को विश्व का दूसरा मक्का भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो गलियाकोट में नहीं लगता, आपके अजमेर में लगता है। अब दोस्तों राजस्थान आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आपके बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ है वो आपके किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। बेणेश्वर स्थित है। बेणेश्वर आपके उपयुक्त सभी नदियों माही, जाकम और सोम नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर में डूंगरपुर मेला होता है माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला के संबंध में सत्य कथन है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन है। इसमें एक तो युवक युवतियाँ आदिवासी अपना जीवन साथी चुनती है और अस्थियाँ प्रवाहित की जाती है, और घेर व घूमर नृत्य इसके प्रमुख आकर्षक हैं। करणी माता देशनोक बीकानेर में लगता है। और दोस्तों चूहे को, सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। करणी माता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। एक तो सफ़ेद चूहे यहाँ पे ज़्यादा हैं। बीकानेर शासकों की अधिशासी देवी है, और देशनोक में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा वर्ष में 2 बार मेला लगता है। खाटू श्याम जी मंदिर आपके कहाँ पे? सीकर में। इसे लक्की मेला भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मेला है आपके फाल्गुन शुक्ल में फागण में बढ़ता है, 10वीं से द्वादशवीं तक। लक्की मेला भी कहा था। रामदेवरा का मंदिर आपके कहाँ पे? रुनीचा जैसलमेर में। रामदेव जी के बारे में यदि सत्य कथन पूछे तो मेला है भाद्रपद में, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। सभी लोग भाग लेते हैं। 13 ताली नृत्य आकर्षक है जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का केंद्र कौन सा है? आपके डूंगरपुर है। डूंगरपुर जिले की सागावाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में किसकी मजार है? आपका ये आपके फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है, गलियाकोट डूंगरपुर वाली को। गलियाकोट का उर्स आपके कहाँ पे लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। असंगत युग में हमें चुनना है, तो दोस्तों असंगत आपके गोगा जी का मेला है वो आपके कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। तो मेले को सम्मिलित करना। सीतावाड़ी आपके कहाँ पे? सीतावाड़ी 12 में, डिग्गी है और टोंक में, जमेश्वर उनका में है, और केसरिया तुलेव में है। और दोस्तों राजस्थान पंचपीर कौन कौन से है आपको बताना है। पंचपीरा को गोगा जी, पाबू जी, महाजी, रामदेव जी और हड़बू जी, ये क्या है? पंचपीर है। गोगा जी किस वंश से थे? तो गोगा जी आपके थे आपके चौहान राजपूत वंश के। गोगा मेड़ी में भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का विशाल मेला। गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता आपके गोगा जी।
गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था 1003 में। अब दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है, किसकी स्मृति में? तेजा जी के। काला बाला के देवता आपके तेजा जी को कहा जाता है। परबसर खंडाल सुसुरी आपकी किससे संबंधित है? तेजा जी से। पाबू जी किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों राठौड़ वंश से। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पाबू जी को। लक्ष्मण का अवतार भी पाबू जी को माना जाता है। फट चित्रण आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, तो किस लोक देवता चित्र दिखाया जाता है? आपके पाबू जी का। ऊँट राय का जाति का राज्य देव। पाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ था। कोलू गांव पे कहाँ पे? आपके फलोदी जोधपुर में। विष्णु का अवतार है आपके रामदेव जी को माना जाता है। राम सपीर है वो आपके रामदेव जी को कहा जाता है। रूणीचा मंदिर है जो आपके कहाँ पे? जैसलमेर में है। सहायद्रिक संप्रदाय का प्रेरक के रूप में रामदेव जी को जाना जाता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को किसका मिला जाता है? रामदेव जी का। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। राजस्थान लोक देवता है तो आपके उपयुक्त सभी है। हड़बू जी, मलिना, देवनारायण जी। गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये सभी है गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जम्बा जागरण है वो आपके जम्बा जागरण आपके रामदेव जी जम्बा जागरण लोक देवता संबंधित है। बाबा रामदेव किसके शासक के समकालीन थे? महाराणा कुंभा के। किसका जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था? तो आपके मीराबाई के पति का नाम क्या था और इनके ससुर का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताइए। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा भोजराज के साथ हुआ, सही है। और विवाह के कुछ समय बाद मीरा को वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, सही है। मीरा में भगवान कृष्ण की इंजन भक्ति थी, उनकी भक्ति माधुरी विभाव की थी, उपयुक्त सभी इसमें सही है। मीरा का महाराणा सांगा से क्या संबंध था? दोस्तों ये सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थी। राजस्थान की राधा भी मीराओं कहा जाता है। संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। अकबर से भेंट करने वाले संत थे फतेहपुर सीकरी में, 1585 में की थी। कब की थी? 1585 में। तो दोस्तों दादू दयाल जी। अलग तरीबा है आपके दादू पंथ का सत्संग स्थल है। नारायणा गांव में संत दादू जी ने देह त्याग दी थी 1603 में। कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक आपके जाम्बो जी है। अब दोस्तों भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर में जन्म किसका हुआ था? आपके जाम्बो जी का हुआ था। विक्रम संवत 1508 को भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। पर्यावरण रक्षा व जीवन हत्या के विरोध में प्रयासरत कौन सा समाज है? तो आपके दोस्तों विष्णुई समाज है। 29 नियमों का पालन करता है। कतिया बीकानेर में आपके जशनाथ जी संप्रदाय है। गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या व चमत्कारी बने थे, कौन? आपके जशनाथ जी। अग्नि नृत्य आपके जशनाथ जी। 29 नियमों का विष्णु करते हैं और 36 नियमों का जशनाथ जी संप्रदाय के लोग करते हैं। सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ में किस महान संत का आपके आश्रम है? तो आपके सरदानाथ जी का। अब दोस्तों काष्ठ कला आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बसी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में बताइए। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतलियों का निर्माण है वो आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियाँ के निर्माण के लिए जाना जाता है आपके जेठाना। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना और शेखावटी क्षेत्र है वो फर्नीचर के लिए जाना जाता है। शेखावटी बीकानेर। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन आपके राजसमंद जिले में होता है। कहाँ पे होता है? राजसमंद। और प्रसिद्ध संगमरमर पूछे तो आपके मकराना का कैल्साइट प्रकार का। मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध है। मूर्ति कला हेतु जयपुर प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्ति और विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार करके पकाने को किस नाम से जाना जाता है? टेराकोटा के नाम से। टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मोलेला नाथ द्वारा चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तन पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहते हैं? आपके ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। आपके ब्लू पोट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में ब्लू पोट्री आई थी? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दोस्तों ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है और कागजी पोट्री अलवर की। ये भी आप याद रखें। कैसे कि ब्लैक यानी ब्लैक काली पोट्री है वो कोटा की है। सुनहरी री तो बीकानेरी सुनहरी कागजी है वो अलवर की है। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुए कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई थी। और दोस्तों महाराजा राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। जिले जो लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है तो आपके दोस्तों जयपुर जोधपुर है, इसमें आपके फेमस है। केवल ए ऑप्शन दोस्तों देखिए किस प्रकार ऑप्शन दिया है। जड़ाऊ गेहूं के लिए आपके प्रसिद्ध उपयुक्त सभी है। मूल्यवान पत्रों को तराशने का काम है आपके जयपुर में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मूल्यवान पत्रों को तराशने का काम आपके जयपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम है आपके थेवा कला। थेवा के कला के लिए विख्यात है आपके प्रतापगढ़। मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूँ दोस्तों। मूल्यवान पत्रों को तराशने का काम है चाहिए जयपुर इसमें। अगला है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? अकोला। चित्तौड़ वाला। कोटे के काम के लिए आपके प्रसिद्ध है खंडेला। सिक्कर और जयपुर सही है।
बंदेज तो इसमें आपके पूछा उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऊँट की खाल पर निर्मित नक्काशी उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला बीकानेर जिले की विश्व भर में प्रसिद्ध है। और दोस्तों शौकत उस्ता को 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित उस्ता कला हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शौकत उस्ता याद रखना। अजरक पेड़ बाड़मेर, जाजम, चित्तौड़, बंदे, जयपुर। इस संगत युगों में लहरिया व पोमचा जयपुर का सही है। रमकड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर, मतेरना, बीकानेर। हाथी दांत की चूड़ियाँ आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर की प्रसिद्ध है। लापा, लिपि, किरण, वांकड़ी क्या है कि गोटे के प्रकार है। कपड़े को तरह तरह से काट कर कपड़े पर सिल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैच वर्क कहते हैं। पत्थर लकड़ी, तो दोस्तों इसमें आपके नक्काशी हो जाएगा। दोस्तों ये मैराथन क्लास अच्छी लगी हो तो अगली मैराथन क्लास आपको जल्द उपलब्ध होगी। बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको छोटे रूप में कोर्स करवाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।